नमस्कार। आनंद कला मंच पर आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक शिक्षाविद से जिनका नाम है बसंत कुमार शर्मा। जी हाँ, बसंत कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है आनंद कला मंच में। अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार जी। आनंद कला मंच में आके मैं अनुग्रहित हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने बारे में क्या बोलूँ, मैं शिक्षा को समर्पित एक व्यक्ति हूँ जी। और बच्चों के बीच में रहकर मुझे बहुत ही आनंद महसूस होता है और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और उत्तरोत्तर जिस भी प्रकार से मुझसे संभव हो पाता है मैं कोशिश करता रहता हूँ। जी, बहुत खूब। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आप शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ, किस रूप में सेवाएं दे रहे हैं? मेरा एक छोटा सा विद्यालय है जिसको मैंने 2016 में मैंने उसको स्टार्ट किया और तब से वो जो है बहुत अच्छा जो है प्रमाण दे रहा है। बहुत अच्छे बच्चे उसमें से निकल रहे हैं और हमने कला के मंच पर बहुत अच्छी हासिल भी की है उपलब्धियाँ, जी जी। जिसमें हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर भी जाकर और अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। जी। आपके विद्यालय का नाम हम जानना चाहेंगे कि इस समय किस विद्यालय में आप किस रूप में सेवाएं दे रहे हैं। ये हमारा आपसे एक प्रश्न था और आपने बताया कि आप सेवाएं दे रहे हैं, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो आपका ये विद्यालय कहाँ पर है और आप उसमें किस पद पर काम कर रहे हैं? ये मेरा खुद का विद्यालय है जी। और ये बीटीएम रोड पर चिरंजीव कॉलोनी है, उसके अंदर है, भिवानी। जी। तो हमने शुरुआत की थी जब एक छोटा सा बच्चों का जो है एक प्ले स्कूल शुरू किया था। जी जी जी। वात्सल्यम के नाम से। जी। तो वात्सल्यम के नाम से जब शुरू किया तो धीरे धीरे रुझान बढ़ता चला गया और जैसे अभिभावक गण ने हमसे आकर आग्रह किया कि इसको और आगे बढ़ाइए, तो फिर उसके बाद हमने ज्योति हाई स्कूल के नाम से जो है इसको जो है आगे हमने इसको लेके चले। जी हाँ, ज्योति हाई स्कूल के आप फिलहाल प्राचार्य हैं? हाँ, मैं प्राचार्य भी हूँ, मुख्य अध्यापक भी हूँ और उसके मालिक भी और हैं। संचालक भी। जी, संचालक भी हैं। और आपने बताया कि आप बहुत अच्छी उपलब्धियाँ हासिल कर चुके हैं। तो लीग से हटकर यदि आपने कुछ किया हो जो औरों के लिए प्रेरणा बन सके या प्रेरणा बना हो तो उसका उल्लेख आप कीजिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विद्यालय ने क्या किया है, क्या करने का लक्ष्य है और किस तरह से ये औरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। देखिए, ये जो कार्य है इसके अंदर आपका समर्पण भाव सबसे अहम होता है। जी। जब आप समर्पित हो जाते हैं तो विलक्षण चीजें निकल कर आती हैं। जी जी। छोटे छोटे बच्चों के साथ कार्य करते हुए बहुत ही आनंद महसूस हुआ जी। और उन्होंने जैसे जैसे अपने अपने कार्य संपादन शुरू किया, हाँ जी, तो बहुत सुंदर जो है उसका एक बढ़िया सा एक जो है उसका निकल के आया पक्ष, वो ये कि बच्चों को आप कितना ही अच्छे तरीके से आप करते चले जाइए और वो उतना ही ऊपर चलते चले जाएंगे, उनकी प्रतिभा निखरती चली जाएगी। अभी हम लोग जैसे कला के क्षेत्र में जैसे सोलो डांस कंपटीशन होता है जी, और बेस्ट ड्रामेबाज है जी जी, फैंसी डांस है जी। इसमें हम लोग पूरे जो है अभी भी गुड़गांव गए थे हम लोग। अच्छा। पिछले उसमें सत्र में जी। तो वहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन था, अपना राज्य स्तरीय आयोजन था। जी जी। तो वहाँ पे हम लोगों ने शिरकत की 3 विधाओं में। जी, कौन कौन सी 3 विधाएं? ये मैंने अभी आपको उल्लेख किया कि एक तो सोलो डांस में, जी। एक बेस्ट ड्रामेबाज में, जी। एक फैंसी ड्रेस में। जी। और आपकी पोजीशन क्या रही उसमें? मैं सांत्वना पुरस्कार लेकर हमारे बच्चे आए जी। और जोनल में हम लोग फर्स्ट थे। जी, बहुत अच्छा। और जहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा की बात है, आप पिताजी के साथ रहे, आपके पिताजी एयरफोर्स में अफसर थे, तो वहीं मतलब जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती गई आप उनके साथ जाते रहे। बिल्कुल। तो ये वहीं मतलब पढ़ने के दौरान आपको साहित्य का शौक लगा या फिर कहीं किसी से प्रेरणा आपको मिली कि आप भी कुछ सीखें, पढ़ें, साहित्य में बढ़ें आगे? साहित्य और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन आप आए शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये सब कैसे हुआ? देखिए आनंद जी की प्रेरणाएं मिलती हैं जी और व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। जी। मुझे नहीं पता था कि साहित्य में मेरी इतनी रुचि होगी।
जी तो बेंगलोर में हम लोग थे। जी। मैं केंद्रीय विद्यालय हैपाल से पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। तो हमको लाइब्रेरी में किताबें दी जाती थी जी कि आपको हफ्ते में एक किताब लेनी पड़ेगी। तो वहाँ से हिंदी साहित्य की कुछ किताबें मैंने लेनी शुरू की। शुरू में तो मैंने प्रेमचंद जी का साहित्य सारा पढ़ा जी। मानसरोवर की सारी जितने भी वो है वो सारा मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद मेरा रुझान होता चला गया कि मैं जो है उनके नावल भी पढ़ूँ जी। तो उन्होंने जो नावल लिखे थे वो सारे पढ़ डाले जी। क्योंकि वो लाइब्रेरी में थे। जी जी। और धीरे धीरे रुचि बन गई। हाँ। तो पढ़ने का एक मन होता था कि भी बैठ गए एक कोने में और जाकर एक साथ शुरू कर दिया पढ़ना। तो उस दौरान मैंने जितनी भी लाइब्रेरी में किताबें थी वो सारी पढ़ डाली। हिंदी साहित्य का पहले मेरे को हुआ था जो लगाव हो गया एक। फिर सुमित्रानंद पंत जी और फिर जितने भी कहानीकार हैं उनका, और धीरे धीरे फिर उसका रुझान करके और फिर अंग्रेजी साहित्य में भी जो है मैंने पढ़ना शुरू किया। हाँ मैं आपको पर मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। अच्छा अच्छा। और विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते जो है हिंदी से भी थोड़ी सी दूरी हो गई कुछ समय तक और अंग्रेजी साहित्य से भी दूरी हो गई। जी हाँ, यही सवाल मैं आपसे करने वाला था कि आप साहित्य में इतनी गहरी रुचि रखते थे, तो आपने अब तक लिखा क्यों नहीं कुछ भी? कोई रचना आपकी आई हो, कोई कृति अब तक प्रकाशित हुई हो? ये मैं आपसे पूछने वाला था। तो आपने संकेत दे दिया कि आपकी रुचि विज्ञान की तरफ होने की वजह से या विज्ञान के विद्यार्थी बनने की वजह से आप साहित्य से दूर होते चले गए। अब की क्या स्थिति है आपकी? देखिए, इस बारे में मैं आपको जोड़ूंगा कि मेरा जो स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम था जी, क्योंकि विज्ञान से स्नातक होने के बाद मेरा रुझान हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी में चला जाऊंगा। जी जी। और वहाँ कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हालांकि मैंने एडमिशन लेने के लिए प्रार्थना पत्र डाल दिया था। हाँ जी। पर क्या हुआ कि वहाँ कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हो गई कि मेरा मन नहीं किया कि मैं इसके आगे विज्ञान में जाने का। विज्ञान में मतलब आप तो पढ़ाई मैं अंग्रेजी साहित्य में जो है चला गया। जी। तो अंग्रेजी साहित्य में जाने के बाद तो अंग्रेजी साहित्य से रूबरू हुआ। अंग्रेजी साहित्य में जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में आरंभ से पढ़ा, अच्छा पढ़ा। और एक दो जो लाइब्रेरी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और फिर एमडी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला। वहाँ से मैंने किताबें उठाई और खूब अध्ययन किया फिर। तो इस प्रकार से। और फिर एक प्रश्न आपका था कि आपका अध्यापन में कैसे रुचि हुई? जी जी। तो जब एमए की क्लासेस होती थी तो उस दौरान जो मेरे साथ के थे विद्यार्थी वो कहते थे बसंत हमें समझा दे, प्रोफेसर्स का हमें समझ में नहीं आता है। तो मैंने क्लासेस लेनी शुरू कर दी। यानी कि आप उनको समझाने लगे और समझाते समझाते शिक्षक बन गए। फिर हाँ बिल्कुल। और मुझे ये लगा कि तेरा जीवन एक अध्यापक का ही सबसे सफल रहेगा। जी जी। क्योंकि एक अंदर से मैं पढ़ाते पढ़ाते जाने किस उसमें चला जाता था पारावार में कि मुझे खुद ही ये बहुत बाद में होता था कि ये तू खुद बोल रहा था या कोई और था जो तेरे माध्यम से बोल रहा है। जी जी। तो तब मुझे ये पता चला कि समझाने में किसी भी विषय को मेरे अंदर नैसर्गिक रूप से कुछ प्रतिभा है। जी। और उससे मुझे आनंद भी बहुत मिलता था। तो मैंने सोचा कि अब तो तेरे को अध्यापन में ही जाना है। और फिर ये यात्रा चालू। जी। तो आपने अध्यापन शुरू किया, उस वक्त की स्थितियां कुछ और रही होंगी और आज की स्थितियां कुछ और हैं शिक्षा के क्षेत्र में। क्या कुछ अंतर पाते हैं आप अपने हिसाब से बताइए? अंतर तो देखिए काफी आ चुका है। पहले अगर मैं कहूँ तो स्वतंत्रता बहुत ज्यादा थी। जी, शिक्षक के लिए। शिक्षक के लिए और स्वतंत्र भाव से और बहुत ही समर्पण भाव से एक शिक्षक अपना कार्य कर पाता। जी। अब काफी अंकुश लग गए हैं, जैसे उतना सुंदर तरीके से उतने निष्ठा से उतने सफल भाव से एक अध्यापक अपना कार्य संपादन नहीं कर पाता। तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं?
मतलब प्रशासन को, सरकार को या समाज को किसे दोष देना चाहेंगे इसके लिए, या फिर स्वयं अध्यापक में ही कोई ऐसा बदलाव आ गया कि उसके प्रति जो है समाज का दृष्टिकोण बदल गया, प्रशासन का बदल गया, सरकार का बदल गया, किसे दोष मानेंगे आप? देखिए, जो शिक्षा नीति है उसको भी मैं दोषी मानूंगा, पर बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लोग उपयुक्त हों, जिनका अध्यापन में वाकई में रुचि हो, जो अर्थ को देख के नहीं चलते हों, ऐसे लोगों को शिक्षण में आना चाहिए। जी जी, मजबूरी में नहीं आना चाहिए। जी, मजबूरी में नहीं आना चाहिए। और आपने कहा कि शिक्षा नीति को आप दोषी मानते हैं, तो अब तो नई शिक्षा नीति के ऊपर विचार चल रहा है, एक तरह से उसका प्रारूप सामने आ गया है, वो कैसी रहेगी आपके हिसाब से? देखिए, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि कोशिश तो बहुत अच्छी है जी, कि जो जिस लायक हो उसको उसी प्रकार का कार्य दिया जाए जी, और सही तरीके से चीज़ों को लेके चला जाए। तो अगर हम उसको वस्तुतः देखते हैं तो बहुत अच्छा प्रारूप है जो कि सामने आया है। नहीं, नई शिक्षा में यानी कि नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें ये भी है कि किसी भी विषय की अनिवार्यता नहीं रहेगी। बच्चा जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहे उसमें पढ़े, जिसमें उसकी रुचि है उसको पढ़े। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस तरह की अनिवार्यता समाप्त हो जाने से कुछ विषयों में, मतलब जो बच्चे की रुचि के हैं उनमें उसकी दक्षता बढ़ेगी, और कुछ जो उसकी रुचि के नहीं है उसमें वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा? बिल्कुल। तो क्या इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं जाएगा? नहीं जाता। मेरे अनुसार आप के अंदर विविधता भी हो सकती है, और अगर आप एक आत्म केंद्रित होकर एक विषय के ऊपर चल रहे हैं तो उसमें आपकी दक्षता भी हो सकती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप दो विभिन्न प्रकार के विषय न ले पाए। देखिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे भाषा को लेता हूँ, यदि भाषा की अनिवार्यता समाप्त होगी और बच्चे ने अपनी मर्जी से भाषा को छोड़ दिया किसी को, और किसी एक भाषा को ले लिया, तो जिस भाषा को उसने छोड़ा है उसमें क्या वो पंगु नहीं हो जाएगा? क्या इस तरह से वो चल पाएगा आगे जब उसको उस भाषा की आवश्यकता महसूस होगी? जैसे अनुवाद के क्षेत्र में ले लीजिए आप, तो उसका क्या होगा? इस पर अपने विचार दीजिए। देखिए, अनुवाद का विषय तो अलग अलग संस्कृतियों का है कि भी अनुवाद आप इसलिए करवाते हैं कि भी आपके जो ज्ञान के जो भी प्रसार बिंदु हैं वो हर एक जगह विस्तृत होकर जो है पहुंच जाए। और तब तो बहुत जरूरी है उसका भी ऐसे लोग जो कि अनुवाद के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको विभिन्न भाषाओं में प्रवीण होना पड़ेगा। और अगर हम कहें कि भाषा तो एक माध्यम है जी, भाषा तो एक माध्यम है जो आपको आगे लेके चलता है, आगे बढ़ता है। बिना भाषा के तो कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान है वो फिर अधूरा रह जाता है। तो भाषा में प्रवीणता तो बहुत ही आवश्यक है, चाहे एक भाषा में हो। अनुवाद का विषय है कि अनुवाद जो करना चाहते हैं वो विभिन्न विषयों में और विभिन्न भाषाओं में अपनी दक्षता रख सकते हैं। हाँ, मेरा कहने का अभिप्राय भी यही था, जैसे कि कहा कि भी बच्चा अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट ले सकता है। तो यदि उसने एक भाषा को छोड़ दिया और कोई भी भाषा उसने नहीं ली, दूसरी भी उसकी जगह नहीं पड़ी, आप कहते हैं कि एक भाषा में बच्चे का प्रवीण होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे देखिए, उसने छोड़ दिया, यदि उसने छोड़ दिया तो फिर वो आगे कैसे चलेगा? देखिए, ऐसा कोई प्रतिबंधन नहीं होता है। एक भाषा में व्यक्ति पूर्ण रूप से अगर प्रवीण हो जाए, उसके अंदर दक्षता आ जाए, तो वो अपने भावों को अच्छे प्रकार से प्रदर्शित कर सकता है और लोगों के सामने रख सकता है, और उससे कुछ सीख भी सकता है। उसके साहित्य को पढ़ने के साथ साथ उसमें जो दूसरी जो भी एक्टिविटीज है उनको सीखने के लिए जो उनसे संबंधित ज्ञान कहीं भी संचित है उसको पढ़ करके, उसका अध्ययन करके वो अपने कौशल को बढ़ा सकता है। मेरा अपना ये मानना है। और आप इस बारे में मतलब कह रहे हैं कि भाई भाषा को चयन करना या भाषा को लेना अनिवार्यता इसमें एक विषय, एक भाषा को लेकर के है कि भाई उसमें उसको प्रवीण होना चाहिए। और जब ये स्वतंत्रता आ गई कि भाई बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट छोड़ सकता है, कोई भी ले सकता है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें बच्चा कहीं ना कहीं पंगु भी रहेगा। तो मैं नहीं मानता इस चीज को पंगु रहेगा, क्योंकि वो भटकाव की स्थिति से दूर जाएगा, एकाग्रचित होगा,
और वो उन्मुक्त भाव से हर एक प्रकाष्ठा को पहुंच पाएगा। जी। अगर आप ये मान लो कि भी कोई पंजाबी में कोई बात कहता है और पंजाबी में वो प्रवीण है, तो वो आखिरी हद तक उसके अंदर अपने भाव प्रदर्शित कर सकता है, पंगु नहीं रहेगा। जी, और अगर मान लो तमिल है, अब तमिल में जैसे कंबन ने रामायण लिखी और तमिल का साहित्य भी बहुत प्रचुरता में है, तो जो व्यक्ति एक तमिल भाषा का ज्ञानी है वो अपने भाव को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण कर सकता है। नहीं देखिए सर, ज्ञानी तो ज्ञानी है, उसको तो ज्ञान है तो वो ज्ञानी है। इसके अलावा जब उसने मान लीजिए कि अपनी मातृभाषा के अलावा किसी भाषा का अध्ययन ही नहीं किया, तो फिर ये समस्या पैदा हो जाएगी। मेरा कहने का अभिप्राय ये था। चलिए इस विषय को यहीं छोड़ते हुए इस बात पर आते हैं कि कोरोना काल ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव दिया है हमें, और हमें अपने परिवेश में बहुत सी समस्याओं को भी देखा है, उनसे जूझना भी पड़ा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो अब ई लर्निंग आ गई या जो इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा आ गई, तो इसने क्या कुछ गुल खिलाई हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्या क्या समस्याएं पैदा की हैं, ये कितनी सही है कितनी गलत है, एक शिक्षाविद होने के नाते इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विज्ञान और तकनीकी उनमें हमेशा एक कोई ना कोई नए तरीके, नया इजाफा होता है और उसके तरीके से हम उसको अपना एक हथियार मानकर और उसका हम भरपूर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंतर आता है, हम कहें कि इससे फायदा नहीं होगा, फायदा होगा जी। दूर बैठे हुए अच्छे से अच्छे शिक्षक के साथ आप सामने आकर और अपने विचार रख के और अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ये जी। दूसरा ये कि इससे ये हमें पता चला कि हम दूर बैठे भी किस प्रकार से पूरे संसार के अच्छे से अच्छे शिक्षक से हम अपना वार्तालाप कर सकते हैं जी। तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि आप घर बैठे हुए बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो आज से पहले कोरोना काल आने के बाद एक बंदिश आई, उस बंदिश ने हमारे को बहुत ही खोल दिया। बसंत जी, ये बात आपकी सही है कि हम जो कोरोना काल के अंदर दूर बैठे शिक्षा ले रहे हैं और इसमें द्वार भी खुले, ये बात बड़े व्यक्तियों पर अच्छे से लागू हो सकती है, जो बड़े अध्येता हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए लागू हो सकती है, क्योंकि आपका संबंध छोटे बच्चों से, आपका ज्योति हाई स्कूल जो है उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता होगा इंटरनेट के उपयोग से? और जब आज उनको तकनीक का ज्ञान ही नहीं है कि कैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करें, किस तरह से हम इंटरनेट का इस्तेमाल करें, तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसमें मतलब जो समस्या आई है उसको लेकर के आपने क्या चिंतन मनन किया है, क्या सोचा? देखिए, आपका बिल्कुल प्रश्न जो है जायज़ है और जो आपने ये चिंता जाहिर की है वाजिब है कि छोटे बच्चों को हम अभी उस प्रकार से नहीं ले सकते। शिक्षक का, अभिभावकगण का, उनका जो रोल है वो प्रमुख हो जाता है कि किस अवधि में, किस आयु सीमा में हमें बच्चों को ये इंटरैक्टिव मेथड जो हम कहते हैं, तकनीकी जो नई आई है, इसके द्वारा जो है उनको हम पठन पाठन में लगा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि बच्चा ज़्यादा समय न लगाए, क्योंकि रूबरू होके एक कक्षा के अंदर जो कार्य होता है उसका कभी भी कोई भी किसी प्रकार का जो है तुलना नहीं हो सकता, मुकाबला नहीं हो सकता, कोई मुकाबला नहीं है उसका। मेरा कहने का अभिप्राय भी यही था। और वो क्योंकि आप किसी न किसी प्रकार से कुछ ध्वनि तरंगे होती हैं, कुछ एक आपके जो है प्रभामंडल होता है, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है जी। और बच्चा अनुप्रेरित होता है, तो वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे जो चीज बनेगी उसका कोई भी आप सानी नहीं है किसी प्रकार की जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और समय अवधि के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो थोड़े अंतराल के लिए आप इस प्रकार का जो है क्रियाकलाप, ये तकनीक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं जी। पर सीमित अवधि के लिए। जी बिल्कुल सही। तो इस काल में आप अभिभावकों के संपर्क में भी आए होंगे, उन्होंने भी अपनी समस्याएं आपको बताई होंगी,
कि भाई लॉकडाउन के चलते उनके साथ क्या गुजरी, किस तरह से उनके बच्चों की शिक्षा बाधित रही, तो इसको पूरा करने के लिए क्या कुछ किया आपने अपने स्कूल के बच्चों के लिए, और दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे कि बच्चे जो हमारे शिक्षा से पिछड़ गए हैं, जो वंचित रह गए हैं कोरोना काल के कारण, तो वो क्या करेंगे, कैसे अपनी कमी को पूरा करें? कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? अवश्य जी। देखिए, उत्तरदायित्व तो स्कूल के ऊपर होता है जी। और यही मैं कहूँगा कि विद्या कोई जो है वस्तु नहीं है जिसका क्रय विक्रय किया जाता है। यह तो एक गुरु से और एक शिष्य के बीच में एक संपर्क है, संप्रेषण है। और इसके द्वारा क्या है कि आप किसी और वस्तु को ले लें। एक विद्यार्थी में कोई कमी रह गई तो वो विद्यार्थी की कमी नहीं है, वो एक अध्यापक की कमी है। जी। उस कमी को हम महसूस करते हैं कि ये हमारा जो है कहीं ना कहीं जो है वो ठीक नहीं था। तो जैसे ही बच्चा हमारे सामने आएगा तो सारी की सारी जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने का उत्तरदायित्व तो हमारे पर ही है। जी। और उसको हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो बच्चा सही रास्ते पे नहीं आ जाता, सही मुकाम पे नहीं आ जाता। जी बिल्कुल, आपने कहा कि यदि विद्यार्थी में कोई कमी रह गई तो वो अध्यापक की कमी है। मैं मतलब इसी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए एक विशेष प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। आपने भी देखा होगा कि परीक्षाओं में कुछ बच्चे नकल का सहारा लेने की कोशिश करते हैं और कुछ मेधावी छात्र छात्राएं होते हैं। तो जो नकल का सहारा ले रहे हैं उसमें कमी है कि नहीं, क्या मानेंगे आप इस बारे में? देखिए, बहुत ही विस्तृत विषय है नकल का, क्योंकि नकल जो है बैसाखी का रूप है। जी। जो व्यक्ति को कभी भी दौड़ लगाने पर जो है वो उसको रोक लेती है। जी। कि जब तक हम पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से नहीं भरेंगे तब तक हम कुलाचे नहीं मार पाएंगे। जी। और एक अध्यापक का लक्ष्य यही होना चाहिए कि उसके बच्चे विस्तृत सोच के साथ और जीवन में अपने मुकाम को हासिल करें, ऊंचे से ऊंचे मुकाम को हासिल करें। उसके लिए उसको बैसाखियों की जरूरत नहीं होती है। आत्मविश्वास तभी बनता है जब बच्चा नकल से दूर रहेगा। जी। तो परीक्षाओं में नकल जैसी जो बुराई है इसको दूर करने के लिए आप शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि नकल एक अभिशाप है। जी। और इस अभिशाप से अगर कोई भी बच्चा अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आता है तो ये तो एक कैंसर है। और ये कैंसर धीरे धीरे उस बच्चे को खत्म कर देगा और उसके अंदर जो पात्रता होती है उसको छिन्न भिन्न कर देगा। जी। तो वो पात्रता बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे इस कैंसर से दूर रहें और अपने आप को उपयोगी, समर्थ और बहुत ही मूल्यवान एक निधि के जो है कोष को जो है वो अपने अंदर हासिल करें। जी बसंत जी, बहुत बहुत मतलब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, शिक्षा के क्षेत्र के कैंसर से अवगत करवाया और आपने बच्चे के उत्तरोत्तर विकास की बात की, उसके व्यक्तित्व के विकास की बात की, तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं भी आपका आभारी हूँ और आज बहुत अच्छा लगा आनंद कला मंच पर आके और आपसे विस्तार में चर्चा करके। तो ये थे बसंत कुमार शर्मा जी, संचालक ज्योति हाई स्कूल भिवानी। इनसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, विश्वास है हमें। इनसे मिलकर कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे अपनी प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट बॉक्स। शुक्रिया।